जुड़ रहे हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट बस ये था आपसे कि आप थोड़ा सा ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करो। मैं देख रहा हूँ कि 2-4 लोगों का ही इंटरेक्शन होता है। लिखने का आदत डालिए। कुछ लोग पूछते हैं, व्हाट्सएप से पूछते हैं। व्हाट्सएप से पूछते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि जब आप बोल के पूछते हैं तो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाता है। आप एक अच्छा स्पीकर भी हो जाते हैं और सारे जो स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं सबको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, बाद में याद है तो व्हाट्सएप से पूछ लो, लेकिन प्लान करके कि नहीं अभी मैंने पूछते मुझे ठीक नहीं लग रहा बाद में पूछूंगा, वो ठीक नहीं। अभी ही पूछ लो ताकि सारे सुनेंगे, सारे जानेंगे। कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, we were dealing with the phagocytosis। ये इम्पोर्टेंट है, हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, phagocytosis से क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। आप तो समझते हो phagocytosis, इसमें कोई है जो बता सकता है व्हाट इज phagocytosis? Anyone of you? Anyone of you can define phagocytosis? फॉरेन पार्टिकल या फिर जो भी मतलब सेल या बॉडी के लिए यूजफुल ना हो उसको इनगल्फ कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन सेल के। हाँ, बहुत सिंपल है। फिर अच्छा जवाब भी आपका अच्छा है, चीजें भी बड़ा सिंपल है। मैं क्या कहता हूँ आपको बात, जब कोई किसी आपसे पूछे बेसिकली लाइफ साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, हो सकता है आपने नहीं सुना है ना, पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए उस टर्म को आप प्रीफिक्स और सफिक्स में उसको ब्रेक डाउन करें, संधि विच्छेद जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, फैगो प्लस साइटोसिस। फैगो या फाज इसका मतलब ही होता है टू ईट। ठीक है, साइटोसिस मतलब रिलेटेड टू सेल, सेल का मैकेनिज्म, सेल का वो मैकेनिज्म जिससे वो चीजों को खाता है। सिंपल क्या है, फैगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग। द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस, जो आप कह रहे थे। ठीक है, अब वो आपके अपने प्रोडक्ट हो, फॉरेन प्रोडक्ट हो, जो भी हो, यूजलेस हो, उसको चाहता है कि सेल से मिटा दे, जो भी डैमेज है उसको खा के खत्म कर दे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसके पास फैगोसिटिक प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स से ज्यादा प्रॉपर्टी होता है फैगोसिटिक मोनोसाइट्स। ठीक है, और इनका मेजर रोल भी है। अगर सेलुलर इवेंट्स का बात कर रहे हो तो मेजर रोल न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का ही है। तो फैगोसाइटोसिस क्या हो गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पार्टिकुलेट मैटर इन द साइटोप्लाज्म बाय फैगोसिटिक सेल्स, पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। तो पार्टिकुलेट मैटर को आप लेते हैं तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर फ्लूइड पार्ट को लेते हैं, वाटरी पार्ट को इनगल्फ करता है बॉडी, तो उसको सेल करता है, तो उसको बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। पाइनो का मतलब ही होता है वाटर, फ्लूइड। ठीक है, तो सेल ड्रिंकिंग इज पाइनोसाइटोसिस, सेल ईटिंग इज फैगोसाइटोसिस, दोनों एक ही जैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पर्पस इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड इसका पर्पस ये है कि आप क्यों लेना चाह रहे हो, ताकि जो इंजीरियस एजेंट है उसको किल करे, डिग्रेड करे, उसको फाइनली रिमूव कर दे बॉडी से। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया कि एली मैचनिकोफ का ये फाइंडिंग है कि फैगोसाइटोसिस कैसे होता है, कौन करता है, मैक्रोफेजेस का रोल एली मैचनिकोफ का दिया है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस के लिए दो कंपोनेंट्स जरूरी है, एक तो फैगोसिटिक सेल और दूसरा कोई पार्टिकुलेट मैटर जिसको खाना चाह रहे हैं। अब ये है कि फैगोसिटिक सेल्स कहीं है, पार्टिकुलेट मैटर कहीं है, और दोनों पास में भी है, तो ये कैसे पहचाने कि इसको मुझे खाना है। अपने बॉडी के सेल्स को नहीं खा रहा है, नॉर्मल सेल्स को नहीं खा रहा है, जो यूजफुल है उसको नहीं खा रहा है। तो पहला है कि पहचाने कि मुझे इसको खाना है। उसके बाद उससे उसको अटैच होना होगा, अटैच होने के बाद इनगल्फ होना होगा, माने एंडोसाइटोसिस होना होगा। उसके बाद उसका किलिंग और डिग्रेडेशन होना होगा। तो फैगोसाइटोसिस को 3 डिफरेंट स्टेप में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट of the particulate material with the phagocytic cells. Second is engulfment, that is endocytosis, सेल के अंदर उसको लाना है। इन्डो मतलब इनसाइड, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ ए फैगोसिटिक वैक्यूल। जब अंदर आता है तो एक वैक्यूल के अंदर होता है फैगोसिटिक वैक्यूल। अब ये फैगोसिटिक वैक्यूल जब बॉडी सेल के अंदर आ जाता है तो उसका नेक्स्ट काम होगा कि मैं ले तो आया अंदर, अगर उसको मैं ऐसे अंदर ही रखूं, फिर मुझे दूसरा काम करना है, फिर किसी को लाएंगे, तो धीरे धीरे सेल के अंदर ही इतना मतलब
डेब्रिज जमा हो जाएंगे कि सेल का ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। उसको ला के जमा नहीं करना है, उसको फाइनली किल करके डिग्रेड करके बाहर फेंक देना है। सेल को अपना नॉर्मल स्थिति में आ जाना है। किलिंग और डिग्रेडेशन भी होना है, प्लस उसका रिलीज भी होना है। टूटे-फूटे जो भी साइड प्रोडक्ट्स हुए उसको बाहर निकाल दीजिए सेल से, ठीक है। तो फैगोसिटिक वैक्यूल जब बनते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म, किलिंग डिग्रेडेशन के लिए उसको हेल्प करना पड़ता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम सब जानते हैं, सुसाइडल बैग ये बोलते हैं वैसे, मतलब वो उसके अंदर बहुत सारे एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम्स फ्यूज विद द फैगोसिटिक वैक्यूल्स टू फॉर्म फैगोलाइसोसोम्स या फैगोजोम्स, ठीक है। इस फैगोजोम्स के अंदर पार्टिकुलेट मटेरियल होगा जिसको सेल मारना चाह रहा था, प्लस एंजाइम्स ऑफ द लाइसोसोम्स होंगे। तो जब दोनों एक दूसरे करीब आएंगे तो उसका किलिंग हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब जो फाइनली पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको उसको बाहर करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल देखिए। सबसे पहले है रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। तो कैसे होता है रिकॉग्निशन? तो नेचर का ये मतलब इननेट प्रॉपर्टी है। नेचर ने आपको ये इननेट प्रॉपर्टी दिया है कि जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उसके जो आपके बॉडी का जो डिफेंस वाले सेल्स है उसको पहचानता है, फॉरेन चीजों को पहचानता है। ये इननेट मैकेनिज्म कभी कभी नहीं भी पहचान सकता है, ठीक है। नहीं भी पहचान सकता है, प्लस पहचान के भी उसका कुछ नहीं कर सकता। मतलब रिकॉग्निशन तो हो जाएगा, अटैचमेंट नहीं हो। यहाँ पे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, क्या है कॉम्प्लिकेशन? कि नहीं भी पहचान सकता है और पहचान ले, रिकॉग्निशन हो जाए तो अटैचमेंट हो, ये जरूरी नहीं। इसके लिए नेचर ने फिर क्या दिया है बॉडी को? नेचर ने दिया है कि रिकॉग्नाइज करने के लिए कि इसको खाना है, इसको मिटाना है, क्या दिया है? ऑप्सोनिन्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर, ऑप्सोनिन्स। ये ऑप्सोनिन्स क्या है? ये ऑप्सोनिन्स ऐसे प्रोटीन्स है जो बाइंड कर जाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स के साथ और हेल्प करता है फागोसिटिक सेल्स को कि इसको पहचानो, ये हमारा नहीं है। खुद बैक्टीरिया पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन बैक्टीरिया के ऊपर जो कोटिंग हो जाएगा ऑप्सोनिन्स का तो पहचानने जाने लगेगा फागोसिटिक सेल से कि ये इसको खाना था मुझे, ठीक है। ऐसे चीजों को हम बोलते हैं ऑप्सोनिन्स which helps in recognition of the particulate material। जैसे बैक्टीरिया हो या जो भी हो उसको पहचानने में मदद करा रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑप्सोनिन। अब ये ऑप्सोनिन्स कोई ऐसे कुछ केमिकल नहीं, मतलब सिंपल चीज नहीं है, ये बहुत सारे चीज हो सकता है। जैसे जैसे कि एंटीबॉडीज हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जैसे कलेक्टिन्स हो सकते हैं। तो तीन ग्रुप में एक्चुअली ऑप्सोनिन्स को हम लोग बांटते हैं। एक है इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट IgG, ठीक है। अब जानते हैं 5 तरह का होता है, लेकिन इससे बेसिकली IgG इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी 9 तरह के होते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट है C3b। C3b बहुत अच्छा ऑप्सोनिन की तरह काम करता है। प्लस एक और होता है कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, उसको होते हैं कलेक्टिन्स। ये भी है, मतलब ऐसे पर्पस है इसका ऑप्सोनाइजेशन में, ऑप्सोनिन्स में होते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन। तो फॉर रिकॉग्निशन ऑप्सोनाइजेशन may be needed, है ना। इवन फॉर अटैचमेंट ऑप्सोनाइजेशन may be needed। जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि IgG एंटीबॉडीज है, वो बैक्टीरिया के ऊपर जाके जुड़ गया, एज ए ऑप्सोनिन जुड़ गया। अब एंटीबॉडी कैसे पहचानेगा उसको? एंटीबॉडी में 3 आर्म्स होते हैं, आपको याद हो तो। 2 आर्म्स को FAB आर्म्स बोलते हैं, एक को बोलते हैं FC आर्म्स। ये जो FC आर्म्स है वो जाके दूसरे तरीके दूसरे साइड से कंबाइन करते हैं। IgG का जो एक FC पोर्शन था वो जाके कंबाइन करके आपको बैक्टीरिया के साथ, और जो FAB वाला पोर्शन था उधर आपके एंटीजेंस या जो फैगोसिटिक सेल्स है वो आपके पहुंच पहचानने लगे, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्सोनाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन हेल्प्स इन रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट ऑफ द फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है। उसके बाद इंगल्फमेंट। इंगल्फमेंट ये मैंने आपको बताया, और थोड़ा सा आपको प्रीवियस कंसेप्ट भी होंगे। उसको अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक वैक्यूल सा बनता है, दोनों तरफ से एक सीडोपोड से, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर दोनों साइड से सीडोपोड की तरह बने। आपको आइडिया है इसका कि मुझे बताना पड़ेगा? आप जानते हैं इस चीज को? जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। मान लीजिए एक सेल, नॉर्मल सेल है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे मान लीजिए बैक्टीरिया, ठीक है। अब जब इसको एनगल्फमेंट करना पड़ेगा, एक तो इसको पहचानना है, और उसके बाद इस सेल जो अभी तक गोल दिख रहा है, तब देखो कि इसके सेल मेम्ब्रेन दोनों तरफ से उठना शुरू कर देंगे। ये इस तरह से सीडोपोड बना लिया, बैक्टीरिया इसके बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ पे
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि अब ये दोनों जो सीडोपोड बने थे तो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए ऐसे, अब यहाँ पे आ गया बैक्टीरिया, ठीक है। अब फाइनली ये सीडोपोड फ्यूज हो जाएगा, यानी पहले जैसा सेल था वैसा फ्यूज हो जाएगा और ये वैक्यूल बन के उसके अंदर है। ये इसी को बोलता है फैगोसिटिक वैक्यूल। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है फैगोसिटिक वैक्यूल। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया था, ये सेल था, तो जहाँ बैक्टीरिया होता है वहाँ पे दोनों तरफ सीडोपोड बनता है और फाइनली दोनों सीडोपोड आपस में मर्ज हो जाता है सेल में और ये वैक्यूल की तरह साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और ये फैगोसिटिक वैक्यूल हुआ और यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका अंदर में होगा लाइसोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे लाइसोसोम्स तो होते ही हैं सेल के अंदर, मान लीजिए लाइसोसोम्स है, ये मान लीजिए लाइसोसोम्स है, ये लाइसोसोम्स है, ये लाइसोसोम्स है। फाइनली ये और ये आपस में फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। फाइनली फैगोसिटिक वैक्यूल, ये जो सेल है ये न्यूक्लियस उसका अपना है जैसा है, लेकिन ये जो दोनों है फैगोसिटिक वैक्यूल और लाइसोसोम वो आपस में एक हो जाते हैं और इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फैगोसोम्स, ठीक है। यही फैगोसोम्स है, ठीक, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद किलिंग एंड डिग्रेडेशन होगा। जितना टाइम है हमारे पास, आई डाउट कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा, 5 मिनट है, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। माई साइड में इसको स्टॉप करा, चूंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बना गया, इसको थोड़ा टाइम देकर मुझे समझाना। लाइसोसोम से में जाने के बाद या इनसाइड साइटोप्लाज्म में जाने के बाद क्या होता है सेल के अंदर, किस तरह से किलिंग हो सकते हैं, उसको जानने के लिए थोड़ा सा पैसेंस और थोड़ा टाइम की जरूरत है और टाइम हो चुका है स्टॉप है ना, इसको मैं अभी आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लीजिए। और इधर मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया, ये आपको कुछ पूछना हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। सर एंटीजन के पास ऐसा क्या चीज होता है जो रिकॉग्नाइज कर लेता है सर हमारा सेल? एक्चुअली बाहर में रोड बन रहा है, पर तेज आवाज आ रहा है, मुझे आपकी आवाज साफ साफ नहीं है, दोबारा बोलिए। सर एंटीजन के सरफेस पे ऐसा मतलब क्या चीज, कौन सा रिसेप्टर्स होता है जिससे हमारा सेल रिकॉग्नाइज कर लेता है उस चीज को? हाँ, एक तो एंटीजन का खुद ही अपना जो हर चीज, जैसे मान लो प्रोटीन है, जो जितने भी अच्छे एंटीजन है, एंटीजन को दो पार्ट में डिवाइड करके पड़ते हैं, गुड एंटीजन और पुअर एंटीजन। गुड एंटीजन उसको बोलते हैं जब बॉडी में इम्यून सिस्टम को प्रोवोक भी करे और अपने से ज्वाइन करने का भी क्षमता है, तो एंटीबॉडी बनवा भी ले अपने अगेंस्ट में और खुद से ज्वाइन भी कर ले, ठीक है। एक तो एंटीजन का ये प्रॉपर्टी, कभी कभी जो अगर आपको एंटीबॉडी का नहीं हो तो उसके 3 आर्म्स होते हैं, जो एफसी पोर्शन है उसका, जो नीचे वाला आर्म्स है, सिंगल आर्म्स है ना, एफसी पोर्शन पे क्षमता होता है कि एंटीजन के साथ जाके कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन जो पुअर एंटीजन होते हैं वो आपके बॉडी के एंटीबॉडीज नहीं बना सकते, लेकिन बने हुए एंटीबॉडी से रिएक्ट कर सकते हैं, उससे मिल सकता है। तो ये है। दूसरा ये है कि उसको पहचाने जाना, वो तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली भी सेल के पास ये क्षमता होता है कि पहचान ले, लेकिन कभी कभी कुछ सेल्स को नहीं पहचानता। तो क्या है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जब फीटस बन रहा होता है, जब बॉडी के अंदर आपके सर्कुलेशन, ब्लड सेल्स बनते हैं, सर्कुलेशन होता है, उस समय जितनी चीज आपके कांटेक्ट में आता है सेल के बाहर, ब्लड के कांटेक्ट में जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स उससे कांटेक्ट में आते हैं, उसको वो अपना ये थोड़ा सा लंबा है वैसे टॉपिक, एक उसको बोलते हैं क्लोनल एनर्जी, एनर्जी नहीं एनर्जी। उसमें क्या होता है कि ऐसे चीजें जो आपको आपके पास है, आप उसके खिलाफ रिएक्ट नहीं करना चाहते, वो आपका अपना सेल्फ है, तो वैसा हर चीज को सेल मिटा देता है। मेरे से मत लड़ो, ये मेरा है, उसको लोग बोलते हैं क्लोनल एनर्जी। उस तरीके से आप सारा कुछ डिलीट करते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ डेवलपमेंट, ही आता है ना। अब मुझे अपने लिवर से रिएक्ट नहीं करना, अपने किडनी से रिएक्ट नहीं करना, तो कोई हेल्प हो और भी मैकेनिज्म है, लेकिन क्लोनल एनर्जी से आप ऐसे सारे सेल्स को हटा देते हैं। वही सेल्स रह जाते हैं जिसने अभी तक आपकी बॉडी में ऐसा चीज देखा ही नहीं। अब जो चीज जो देखेगा उसको फॉरेन ही ट्रीट करेगा, फॉरेन हो या नहीं,
जैसे कि आपका कॉर्निया है, कॉर्निया में सर्कुलेशन नहीं जाता है, सर्कुलेशन नहीं जाता है, इसका मतलब उसके लिए कोरोनल एनर्जी नहीं हुआ है, वो अभी भी आपके लिए फॉरेन ही है। अगर किसी वजह से कॉर्निया तक सर्कुलेशन पहुंच जाए तो उसको फॉरेन मटेरियल मान के उसे भी रिएक्ट करना शुरू कर, या बैक्टीरिया जैसे चीजें जो नहीं है आपका शरीर में फॉरेन मटेरियल वो अंदर आएगा तो उसे भी रिएक्ट करेगा। तो ये है, इस तरीके से आपका जो सेल्स है उसको ये पहचानने का क्षमता है बाय हेल्प ऑफ द कोरोनल एनर्जी, कि जो अपने हैं उसको मैं नहीं पहचानूंगा, उसको उसके लिए मैंने अपना सब कुछ रिमूव कर दिया, लेकिन जो बाहरी है उसको मैं पहचानूंगा, उसे अटैच भी करूंगा। अब ये अटैचमेंट सेल का हो सकता है, फैगोसिटिक सेल्स का एंटीजेंस के साथ, उसको सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हैं। ये अटैचमेंट एंटीबॉडी का हो सकता है एंटीजेंस के साथ, इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। सिर्फ अगर एंटीबॉडी वाली बात करें ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो उसका पास एक ही है, FAB, फ्रैक्शन फॉर एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है, कहाँ बाइंड करेगा एंटीजन, उसका जो दो आर्म्स है FAB आर्म्स जिसको बोलते हैं, एक एंटीबॉडी में जो मोनो एंटीबॉडी है जिसका बस एक ही एंटीबॉडी, जैसे IgM वगैरह में 5 हो जाते हैं, IgG में सिर्फ एक है, IgA में 2 है। तो अगर IgG का हम लोग बात करें तो उसका 2 आर्म्स है, ऐसा जिसको FAB बोलते हैं, मतलब पोस्टर फॉर एंटीजन बाइंडिंग, वहीं पे एंटीजन बाइंड करेगा। और वहीं पे क्यों बाइंड करेगा, कौन सा एंटीबॉडी किस एंटीजन से बाइंड करेगा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सबके पीछे अगर आपसे कोई पूछे इस तरह के क्वेश्चन पूछे, उसके एक ही जवाब आपको देना है कि दैट इज ड्यू टू रिसेप्टर्स। जैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, कौन किसको कौन चाबी से कौन ताला खोलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ताला चाबी के आपने जो बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं उसी को साइंस के भाषा में रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ना बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अनफॉर्चुनेटली अभी जो आप हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ रहे हो ना, उसका यस बैकग्राउंड में सर। ये सारी चीजें डील हो जाना चाहिए था। उसको हाइपर सेंसिटिविटी की तरह नहीं, उसको इम्यूनोपैथोलॉजी की तरह पढ़ाया जाएगा, तब ये सारे बातें आ जाती है। अगर सीधे कूद कर चले आएंगे हाइपर सेंसिटिविटी में तो वो पीछे रह जाता है। इम्यूनोपैथोलॉजी जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, कैसे रोल प्ले करता है, वो थोड़ा छूट जाता है, वो बैकग्राउंड छूट जाता है, लेकिन आप सीधे हाइपर सेंसिटिविटी में बात करने लगते हैं। मेरा एक एडवाइस आपको इस मामले में ये है कि बासु के वेब पे जो आपका यूजी वाला है, वेटनरी वाला यूजी वाला जो कोर्स है उसमें इम्यूनोपैथोलॉजी करके मेरा एक पीपीटी है, ठीक है, उसको देखो। प्लस जो बासु का वेब में जो आपका वीडियो है, यूट्यूब में जो वीडियो है उसमें 3 वीडियो है मेरे इम्यूनोपैथोलॉजी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एकदम इत्मीनान से बैठ के आप देख लीजिए, 1.5-2 घंटा लगेगा। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपके, ये सारे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सारे रूल आउट हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये 12 बज के आपका क्लास है ना अभी, यस सर। फिर ठीक है मैं एंड करता हूँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको भी। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।